Polity useful for RRB, NTPC, UPSI, Group D, Lekpal and various SSC examination presented by me, Alok Kumar. Let's start. In today's topic, we will टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई गई थी, कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे, इस सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, इन 1934 द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई एम.एन. रॉय ने। मतलब क्या बात करता है, जो 1934 में जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, उसको पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था, महेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1934 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया था उसको पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था, महेंद्र नाथ रॉय ने दिया था। Second point, in 1934 the Indian National Congress for the first time officially demanded a constitution assembly to frame a constitution of India। मतलब जो 1934 के अंदर 1935 के अंदर जो INC थी उसने क्या कर दिया? डिमांड कर दिया किसके लिए? जो सेटअप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि फ्रेम कर सके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम कर सके, मतलब बना सके। इन 1938 जवाहरलाल नेहरू on behalf of INC declared for the establishment of the Constitution Assembly। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? किसके बिहाफ पे? INC के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, जो कि क्या फ्रेम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करेगी। फिर अगस्त ऑफर आया था 1940 में। अगस्त ऑफर कब आया था? 1940 में आया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अगस्त ऑफर आया था 1940 में, तो उस समय इंडिया के गवर्नर और वायसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथागो। लॉर्ड लिनलिथागो जो थे वो क्या थे? वायसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जब कब? जब अगस्त ऑफर आया था 1940 में। अगर अगस्त ऑफर को क्या कर दिया था? हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन 1942 क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो क्रिप्स मिशन के हेड थे। क्रिप्स मिशन को भी क्या कर दिया गया था? हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। फाइनली अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया ऑन 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया था? 24 मार्च 1946 में आया था। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कैबिनेट मिशन कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड मिस्टर एवी अलेक्जेंडर। जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अंदर 3 पर्सन थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एंड मिस्टर एवी अलेक्जेंडर थे। और याद रखिएगा, जो कैबिनेट मिशन के जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, यानी कि पूछा जाता है जो हेड थे वो कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैबिनेट मिशन पब्लिश इट्स प्लान ऑन 16 मई 1946। और कैबिनेट मिशन ने अपने प्लान को पब्लिश कब कर दिया? 16 मई 1946 को पब्लिश कर दिया था कैबिनेट मिशन ने। एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी क्या कर लिया था? कैबिनेट मिशन जो प्लान आया था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इस प्लान को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। और यही इसके बाद क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की क्या होती है? मीटिंग होती है। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में देखिए, इलेक्टेड मेंबर्स बाय इनडायरेक्टली मेथड चूजन बाय द प्रोविंशियल असेंबली। पूछा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड थे या नॉमिनेटेड थे? तो याद रखिएगा, जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे वो क्या थे? इलेक्टेड मेंबर्स थे। कैसे इलेक्ट करा गया था? इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट करा गया था। किसने चूज करा था? प्रोविंशियल असेंबली ने चूज करा था। जो टोटल स्ट्रेंथ थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। 11 प्रोविंसेस से आए थे। 389 वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 389 जो मेंबर्स थे उसको डिवाइड करा गया था 2 पार्ट्स में। फर्स्ट 296 मेंबर और सेकंड 93 मेंबर्स। 93 मेंबर्स कहाँ से आए थे? प्रोविंशियल असेंबली से आए थे। इलेक्टेड मेंबर्स थे, इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट करा गया था। और जो 296 मेंबर्स वर डिवाइडेड इन 296 जो मेंबर्स थे उनको फर्दर डिवाइड करा गया था। 292 जो मेंबर्स आए थे वो कहाँ से आए थे? ब्रिटिश इंडियन स्टेट से आए थे। एंड 4 जो मेंबर्स थे वो कहाँ से आए थे? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मेंबर्स चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे? 4 मेंबर्स जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से आए थे। और जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी वो कौन
कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर जिसको मारवाड़ भी बोला जाता है, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। ये जो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से लोग आए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि 4 जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी वो कौन कौन सी थी। तो याद रखिएगा आप लोग, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ जिसे बोला जाता था, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 208 सीट्स वर वन बाय द आईएनसी। आईएनसी ने कितने सीट जीत लिए थे? 208 सीट। एंड मुस्लिम लीग वन ओनली 73। मुस्लिम लीग ने सिर्फ 73 सीट्स ही जीते थे। फर्दर मुस्लिम लीग क्या कर देती है? बॉयकॉट कर देती है, छोड़ के चली जाती है। एंड में जो टोटल स्ट्रेंथ रह गई थी वो कितनी रह गई थी? 299 मेंबर्स हो गए थे। एंड में जो टोटल स्ट्रेंथ रह गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कितनी हो गई थी? 299 मेंबर्स रह गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मीटिंग्स कब हुई थी? पहली जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। जो पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसमें प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बना दिया गया था? प्रेसिडेंट बना दिया गया था। और याद रखिएगा ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट इनको बनाया गया था। एंड ऑन 11th of December 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was appointed as the permanent president of the Constitution Assembly। और याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था? अपॉइंट कर दिया गया था, परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट किसे बना दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था? डॉक्टर HC मुखर्जी को बनाया गया था। BN राव जो थे वो क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर जो थे वो कौन थे? BN राव थे, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। में जवाहरलाल नेहरू ने क्या रेज कर दिया था? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की मांग कर दी थी। लेटर और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फिर इसे क्या कर दिया था? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उठाया था, रेज करा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। इसको क्या कर लिया गया था? 21 जनवरी 1948 में क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। जितने भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन से उनको क्या कर लिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। और लेटर ऑन का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम था वो किस में चेंज हो गया था? प्रीएम्बल में चेंज कर दिया गया था। और प्रीएम्बल जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आप लोग इतना पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और उनके चेयरमैन जो थे वो सब हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी कमेटी के चेयरमैन थे? तो याद रखिएगा रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। इन सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सेकेंड आता है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन से कमेटी के चेयरमैन थे? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। इन सभी कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस कमेटी के चेयरमैन थे? एडवाइजरी कमेटी बनाई गई थी एक फंडामेंटल राइट्स पे, उसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। माइनॉरिटीज कमेटी, ट्राइबल कमेटी के चेयरमैन। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के चेयरमैन किसे बनाया गया था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है HC मुखर्जी कमेटी। किस कमेटी के चेयरमैन थे? सब कमेटी बनाई गई थी माइनॉरिटीज पे, उसके कमेटी के चेयरमैन HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट आता है JB कृपलानी। सब कमेटी बनाई गई थी फंडामेंटल राइट्स पे, उसके चेयरमैन कौन थे? JB कृपलानी थे। KM मुंशी। ऑर्डर ऑन बिजनेस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? KM मुंशी थे। ये सब कमेटी आप लोग याद रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल, मतलब एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प मिल सके। नेक्स्ट आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। अमंग ऑल द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी सेट अप ऑन 29 अगस्त 1947। ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स ऑन 21 फरवरी 1948 को क्या कर दिया था? ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी उनको सबमिट कर दिया था। किसे? प्रेसिडेंट जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के।
जो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, चेयरमैन थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सेकंड आता है एन गोपाला स्वामी अयनगर। थर्ड एल्लादी कृष्ण स्वामी अयनगर। थर्ड आता है, फोर्थ आता है डॉक्टर के एम मुंशी। फिफ्थ सैयद मोहम्मद सदुल्ला। सिक्स आता है एन माधवा राव। और सेवन्थ आता है टी टी कृष्णाचारी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और चेयरमैन नहीं थे, मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसको हम लोग ने फोर्स में कब लिया था, 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने क्या कर दिया था, पूरे लागू कर दिया था, फोर्स में ला दिया था। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन के तैयार हो गया था, और इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो उसके अंदर प्रीएम्बल्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल थे, 8 स्केड्यूल्स थे, ये सब आता है, आप लोग याद रखिएगा। 26 दिसंबर was officially chosen as the date of the commencement of the constitution because of its historical importance। 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों फोर्स में लाया था, क्योंकि 26 जनवरी जो था, 26 जनवरी 1930 को हम लोग ने क्या मनाया था, पहली बार इंडिपेंडेंट मनाया गया था। इसलिए डेट जो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था। इट वॉज ऑन दिस डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। पहली बार हम लोग ने क्या करा था, इंडिपेंडेंट मनाया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम हुआ था, तो पूछा गया था कि 26 दिसंबर 1930 को क्या मनाया गया था, तो फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस मनाया गया था। पूर्ण स्वराज हुआ था लाहौर सेशन, आईएनसी का लाहौर सेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन के पास कर दिया गया था कब, दिसंबर 1929 में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ फैक्ट्स की बारे में बात करते हैं। जो लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 में लास्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसे अपॉइंट कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो टोटल फीमेल थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, कितनी फीमेल थी, 15 फीमेल्स थी, 15 फीमेल्स थी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे ये लोग। 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट कब कर लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम को अडॉप्ट कर लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कर लिया गया था। और फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है। नेक्स्ट आता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ओरिजिनली हमारे पास कितने आर्टिकल थे, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे, एंड कितने स्केड्यूल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे। और प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में 465 आर्टिकल है, 25 पार्ट्स है, एंड 12th स्केड्यूल है, आप लोग याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल जो है वो किसे दिया गया है, टू द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर टू द पीपल ऑफ इंडिया को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रीएम्बल है वो किसे दिया गया है, टू द पीपल ऑफ इंडिया को दिया गया। प्रीएम्बल जो है कौन सा एक केस हुआ था, केशव नंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये 1973 में हुआ था। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रीएम्बल के लिए कौन सा केस हुआ था, केशव नंदा भारती केस हुआ था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कब हुआ था, 1973 में हुआ था। और इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल जो है वो पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या चीज़, प्रीएम्बल। नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फर्स्ट आता है रिटन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड आता है लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज़्यादा लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूछे अगर एग्जाम में किसका है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथियस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, मतलब क्या हो सकता है इसमें हम लोग अमेंडमेंट भी कर
सकते हैं, सोवेरिजिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। ये जो लिखा गया है इसको आप लोग इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या क्या मतलब सोवेरिजिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जो 5 है इसको याद रखिएगा। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है एग्जाम में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब जितने भी लोग 18 प्लस है उनको क्या क्या अधिकार है? राइट टू वोट का अधिकार है। सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जो जुडिशरी है हमारी क्या है? इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये सब के बारे में बात करा गया है किसमें? फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ हो तो मैं उसे अगली बार सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज मिलते हैं कल एक बहुत ही फ्रेश वीडियो के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।